डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। अपने टेबल के ऊपर रखी हुई थी कई फाइल्स। अपने बालों को नोचे जा रहा था मैं। मुझे लग रहा था कुछ न कुछ कमी तो रह गई है। आखिर इन्वेस्टिगेशन इस तरफ कैसे मुड़ गई? घूम फिर कर मैं वहीं पर कैसे आ रहा हूं? मुंबई शहर में कई कत्ल हुए। पिछले 10 सालों से इतने कत्ल हो चुके थे जो गैंगस्टर्स ने किए, लेकिन कत्ल करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा। कातिलों को पकड़ा गया। उन्होंने खुद कबूल किया कि उन्होंने वो कत्ल किए हैं। मैंने खुद उनसे पूछताछ की, जो 8 सालों से जेल में बंद हैं उन कैदियों से भी। उन्होंने माना और सच में कत्ल उन्होंने किया था, लेकिन वो तो जेल में थे। वैसे ही कत्ल बाद में भी होती रहे। एक ही तरीका था मारने का। ऐसा तब होता है जब कोई खास इंसान ऐसे कातिलों को भाड़े पर लेकर उनसे कत्ल करवाता है। मैं चाहता था उसे पकड़ना जो ये कत्ल करवा रहा है। कत्ल करने वाले ही कातिल नहीं होते, कत्ल करवाने वाले भी कातिल होते हैं। मुंबई शहर में गैंगस्टर्स बहुत बढ़ चुके थे और हमें इसे जड़ से खत्म करना था। पूरा का पूरा सिस्टम खत्म करने के लिए हमें और क्या करना होगा, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 6 महीनों से मैं इस केस में लगा हुआ था और अब मैं मानने लगा था मुझे सीधे तरीके से ये केस सॉल्व नहीं करने चाहिए। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा तो करना पड़ता है। वैसे भी 6 महीनों में इतना जान चुका था। कुछ गैंगस्टर्स हमारे पुलिस वालों के टच में हैं और पुलिस की बहुत सारी ऐसी जानकारी जो उन्हें नहीं होनी चाहिए वो पुलिस वाले गैंगस्टर्स तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए जब भी हम रेड डालने के लिए जाते हैं वो गैंगस्टर्स पहले ही भाग जाते हैं। और कुछ गैंगस्टर ऐसे हैं जिनके नाम तक हम जान नहीं पाए हैं। वो खुफिया तरीके से काम करते हैं। कमिश्नर मेरे सामने बैठे हुए मुझसे फाइल मांग रहे थे और मेरी तारीफ कर रहे थे कि तुमने इतने कातिलों को पकड़ा है, इतनी रेड सफल रही है। लेकिन मैं मायूस था। मैं उनके सामने कुछ कह नहीं सकता था, इसीलिए मैं मुस्कुराया और उसके बाद मैंने कहा, जी धन्यवाद, अब मैं थोड़ी छुट्टियां लेना चाहता हूं, मैं यहां से दूर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, बिल्कुल, अगर तुम छुट्टियां लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यकीन कीजिए मुझे कमिश्नर साहब पर भी शक था, लेकिन इन छुट्टियों में मैं क्या करने वाला था? मैं आपको शुरू से बताता हूं, कुछ ऐसे राज हैं जो मैंने आपको भी नहीं बताए। मुझे सब अजीत कहते हैं, लेकिन ये मेरा असली नाम नहीं है और असली नाम आपको कभी मैं बताऊंगा भी नहीं। मैं स्पेशल टास्क फोर्स से हूं और पुलिस में मुझे इसलिए भेजा गया क्योंकि हमें शक था कई पुलिस वाले गैंगस्टर्स के साथ मिले हुए हैं। मैं इस टास्क फोर्स को लीड कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले मिले हुए हैं और मेरे कई साथी मारे जा चुके थे गैंगस्टर्स के साथ मुठभेड़ में। लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे की पहचान जाहिर नहीं होने दी। पुलिस में रहते हुए कई पुलिस वालों पर शक हुआ मुझे, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे नहीं कर पाया। पुलिस वालों की एक सीमा होती है, लेकिन हम स्पेशल टास्क फोर्स के सभी लोग, हमारी कोई सीमा नहीं। हम गलत तरीके से भी सही काम करने के लिए ही भेजे जाते हैं। लेकिन 6 महीनों में मुझे ऐसा लगा इतनी सारी जानकारी है, लेकिन उसका कोई खास फायदा नहीं है। स्पेशल टास्क फोर्स के हेड के सामने बैठा हुआ था मैं और उन्हें अपनी वो फाइल दिखा रहा था जो मैं पुलिस वालों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था, और उन्हें एक एक करके बताया मैं कहां पर विफल रहा और कहां पर सफल रहा। उन्होंने पूछा था, तुम ये सारी गैंग्स के अंदर की जानकारी जुटा पाए या नहीं? मैंने कहा, मैं कैसे बताऊं कि पूरी जानकारी तो मैं जुटा नहीं पाया,
लेकिन ये गैंगस्टर्स किस तरह से काम करते हैं वो जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। क्यों पुलिस जीत नहीं पा रही है वो इस फाइल में है। शुरू से बात करते हैं। हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे कत्ल हुए जो बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और कुछ गैंगस्टर्स भी थे, और उन्हें भाड़े के गैंगस्टर्स द्वारा मरवाया गया। कई स्तरों में गैंगस्टर्स काम करते हैं, लेकिन ये जो खास गैंगस्टर हैं जिन्हें सुपारी दी जाती है, उन्हें सुपारी देते हैं शैडो पीपल, जिन्हें कहा जाता है काला साया। काले कपड़ों में रहते हैं, उनका चेहरा कोई देख नहीं पाया है। हो सकता है वो कई हैं, हो सकता है वो सिर्फ एक आदमी है, लेकिन मानते हैं कि वो बड़ा खतरनाक है और उसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता। मुझसे सवाल पूछा गया, ऐसा क्यों? और मैंने उन्हें बताया, हम कई बार कोशिश कर चुके हैं। एक बार तो मैंने ऐसे गैंगस्टर्स पकड़े थे जो उस काले साये से मिल चुके थे, लेकिन सिर्फ डील के लिए। चेहरा उन्होंने भी कभी नहीं देखा, और मुझे जानकारी मिली थी वो काला साया कहां पर उनसे डील करने के लिए आने वाला है। हमने पूरा जाल बिछाया था, वो वहां पर आया भी था। मुठभेड़ हुई, गोलियां चली, लेकिन वो बचकर निकल गया। पता नहीं कैसे, ऐसी जगह जहां से बाहर निकला ही नहीं जा सकता था। चारों तरफ से हमने उसे घेरा हुआ था, वहां से भी वो ऐसे बचकर निकल गया जैसे कोई हवा हो। हम उसे ढूंढ ही नहीं पाए, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि 3 बार हुआ। 3 बार उसे घेरा डाला जा चुका था। कई गैंगस्टर्स ऐसे ही हमने मौत के घाट उतारे, लेकिन ये जो काला साया है, ये एक आदमी है या कई लोग हैं, कोई भी उनके बारे में जान नहीं पाया। वो कभी पकड़ में नहीं आते, वो हमेशा निकल जाते हैं। और पुलिस में रहते हुए मैं इतना जान गया, हमारी जानकारी उन तक पहुंच रही है। कौन पहुंचा रहा है हम पता नहीं लगा सकते। फिर मेरे सीनियर कह रहे थे, अब तुम पुलिस में नहीं रहोगे, हम तुम्हें कहीं और शिफ्ट करते हैं। एक अलग प्रोजेक्ट है, उस पर तुम काम कर सकते हो, इसे हम फेल्ड की लिस्ट में डाल सकते हैं। मैंने उन्हें कहा था, रुकिए, मेरे पास एक और रास्ता है। 6 महीने पुलिस में काम करते हुए मैंने इतना सीखा कि पुलिस में रहकर यह काम पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन गैंगस्टर्स के बीच रहकर मैं ये काम कर सकता हूं। मेरे सीनियर जानना चाहते थे आखिर मेरा प्लान क्या है, और मैंने उसकी फाइल भी पूरी तरह से तैयार करके रखी थी। मैं पुलिस से निकलकर एक गैंगस्टर बनूंगा। पहले 2 महीने गैंगस्टर्स का साथ दूंगा, रिश्वत लूंगा और मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। फिर धीरे धीरे उनके साथ मैं दोस्ती बनाऊंगा, और फिर पुलिस को छोड़कर मैं उनका साथी बन जाऊंगा। उनके बीच रहकर मैं समझ पाऊंगा आखिर वो ऑपरेट कैसे करते हैं, और ये जो काला साया है ये क्या है। मुझे अप्रूवल मिल चुकी थी और तरीका मैं यही अपनाने वाला था। दोबारा मैं मुंबई पुलिस में पहुंच गया, और इस बार सबसे ज्यादा रिश्वत लेना, गैंगस्टर्स का काम करना, उन्हें टिप देना और जुर्म में उनका साथ देना, जिससे वो मुझ पर भरोसा कर पाए। भले ही इसमें कई लोगों को मरना पड़ा, उनकी कुर्बानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन वो बड़े बड़े बिल्डर थे, खुद भी क्रिमिनल थे, तो उनकी टिप मैं गैंगस्टर्स को दिया करता। फिर क्या, उनका साथी बन गया था, और मुझे मुंबई पुलिस से निकाला तो गया, मेरे खिलाफ वारंट भी था, और मुझे वहाँ से गायब होना पड़ा और छिपना पड़ा एक ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादातर क्रिमिनल छिपा करते थे। और ये शुरुआत थी उस सबसे बड़े काम की जिसमें मुझे लगता है ये जो काला साया है, ये लोग असल में ये गैंग को ऑपरेट करते हैं, और मुझे उन्हें पकड़ना है और ख़त्म करना है उनके बीच रहते हुए। मुझे अपना हुलिया बदलना पड़ा, मूंछ दाढ़ी बड़ी करनी पड़ी, दिखना थोड़ा अलग तरीके से पड़ा, तो मैं मुंबई में रहते हुए भी पकड़ में नहीं आ रहा था। और इसमें मेरा साथ कई क्रिमिनल दे रहे थे, और एक खास अड्डा जिसके बारे में मुझे पता लगा, करीम चाचा का ढाबा, जहां पर अंडरग्राउंड तहखाने भी हैं और कई क्रिमिनल वहां पर छिपकर रहते हैं। तो मैं भी करीम चाचा के पास पहुंच चुका था। मुझे भी नीचे वाला छोटा सेल दिया गया था, जेल की तरह था वो। वहां पर सिर्फ एक बेड था, एक टीवी लगा हुआ, साथ में ही टॉयलेट सीट थी, और उसी सेल में रहना पड़ता था। बाहर हम आ नहीं सकते, सिर्फ रात के वक्त बाहर निकल सकते हैं। पूरा दिन मुझे वहां पर बिताना पड़ता, और बताया गया था कम से कम 2 महीने मुझे वहां पर रहना पड़ेगा।
लेकिन करीम चाचा जो ये काम करते हैं क्रिमिनल्स को छिपाने का, अगर मैं उनसे दोस्ती बना लूं तो शायद अंदरूनी बातों के बारे में पता कर सकता हूं। पुलिस में रहते हुए इस खुफिया जगह के बारे में पता नहीं कर पाया, लेकिन क्रिमिनल बनते ही 3 महीनों में इसके बारे में पता लगा चुका था। रात के 11 बजे थे, भीड़ छंट चुकी थी। फिर मैं ऊपर पहुंचा था, क्योंकि सिर्फ एक बार ही खाना मिलता था, वो भी आधी रात को, जब आगे वाला शटर लगा दिया जाता था। करीम चाचा ने वो शटर लगाया और नीचे जितने भी मुजरिम थे सभी ऊपर आए खाना खाने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ खाना खाना ही नहीं चाहता था, करीम चाचा से नज़दीकी बढ़ाना चाहता था। तो मैं उनके पास पहुंचा, उनसे बातें करने लगा और करीम चाचा ने मुझसे पूछा, तुम देखे देखे से लगते हो। मैंने उन्हें अपना नाम बताया। जी मैं अजीत। वो घबरा चुके थे। फिर उन्होंने कहा, तुम तो वो इंस्पेक्टर थे ना, मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर, जो गैंगस्टर्स का खास तौर पर साथ दिया करते थे। तो तुम्हें मुंबई पुलिस से निकाला गया, तुम्हारे खिलाफ वारंट था और तुम्हें सज़ा बहुत बुरी होती तो तुम भागे। तो तुम यहाँ पर हो, इससे तो खतरा बढ़ सकता है। कहीं तुम पुलिस वालों के साथ मिले हुए तो नहीं? मैंने करीम चाचा की तरफ देखा और कहा, मैं अगर पुलिस वालों के साथ मिला हुआ होता ना, अब तक मारा जा चुका होता। कोई ना कोई पुलिस वाला गैंगस्टर्स को कुछ ना कुछ टिप तो दे देता ना। मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ आज़ाद होना। क्या आप मुझे कुछ ऐसा बता सकते हैं जिससे मुझे मदद मिले? करीम चाचा के पास अपनी कहानी थी। करीम चाचा ने अपने बारे में बताया, आखिर वो इसमें कैसे फंसे। धारावी में वो रहा करते थे। बचपन से ही खाना बनाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन वो मुफ्त में खाना बांटा करते थे। दिल के अच्छे थे, लेकिन बुरे लोग भी उनके पास आया करते, तो दोस्ती अच्छे लोगों से भी हो रही थी, बुरे लोगों से भी हो रही थी। और जो बुरे लोग होते हैं वो जल्दी नज़दीकी बनाने की कोशिश करते हैं, और जिस दलदल में वो खुद हैं आपको भी उस दलदल में ले जाने की कोशिश करते हैं। करीम चाचा धीरे धीरे क्रिमिनल्स के बीच फंसते गए और उन्होंने बताया, मैंने कुछ ऐसे लोगों को अपने हाथों में खिलाया है बचपन में, जो अब खुद को बड़े गैंगस्टर कहते हैं। करीम चाचा की बातें मैं सुनता गया और महसूस करता गया। करीम चाचा को बहुत कुछ ऐसा पता है जो किसी और को नहीं पता, यानी अगर उनसे कुछ उगलवाया जाए तो मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। 20 दिन लगे मुझे। हर रात 11 बजे खाना खाने के लिए मैं ऊपर पहुंचता, करीम चाचा से बात करता और उनसे जानने की कोशिश करता यहाँ पर कितनी गैंग्स ऑपरेट करती हैं, और मुझे जानकारी मिली 11, जबकि पहले मुझे पता था सिर्फ 4 गैंग्स हैं। करीम चाचा ने 11 के 11 के बारे में मुझे जानकारी दी। मैं इस शहर से बाहर निकलना चाहता था। मैंने करीम चाचा को यही कहा, और करीम चाचा ने कहा कि चुपचाप नीचे रहते रहो, बाहर निकले तो मारे जाओगे, तुम्हारा एनकाउंटर हो जाएगा जैसे बाकियों का हो रहा है। मैं डर नहीं रहा था, लेकिन मुझे इतना पता था अगर मुझे कुछ हुआ कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन मैं करीम चाचा को मना रहा था, किसी तरह मुझे वो किसी गैंग में ज्वाइन करवा दे बस। मैंने करीम चाचा को कहा, करीम चाचा यहाँ से अगर बाहर निकलना हो तो कितने रुपए लगेंगे? करीम चाचा ने कहा, रुपए बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, तुम्हारे पास इतने नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे जितने भी बैंक अकाउंट हैं सारे फ्रीज हो चुके होंगे, तो तुम्हें कैश चाहिए होगा। क्या कोई है मदद करने वाला? मैंने कहा, करीम चाचा मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर आप काम दिलवा सको मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। अगर किसी को मारना पड़े तो मैं झिझकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कई एनकाउंटर किए हैं। करीम चाचा ने मुझसे 2 दिन मांगे कि कुछ काम हुआ तो मैं पूछ कर बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते रहते हैं जिन्हें चाहिए होते हैं किलर्स, यानी तुम्हारे जैसे। करीम चाचा ने 2 दिन लिए और मेरे लिए एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट था। एक गैंगस्टर जो कि भगौड़ा है, उसके पास कई राज हैं। पुलिस के हाथ आने से पहले पहले उसे मरवाना है, क्योंकि वो अंडरग्राउंड नहीं हुआ है और ना ही शहर से बाहर निकला है। वो कहाँ पर है जानकारी जुटानी है,
उसे ढूंढना है और उसे मौत के घाट उतारना है, और इस समय वो धारावी में छिपा हुआ है। मुझे यह काम करने के लिए भेजा गया। मैं जानता था मैं किसी मासूम को नहीं मार रहा, मैं एक मुजरिम को मारने वाला हूं, लेकिन उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। धारावी में मैं पूछने लगा था और इतने में मेरी पहचान जाहिर हो गई और मुझे फिर से करीम चाचा के पास छिपना पड़ा। और करीम चाचा ने कहा, बच्चे, तू पहले अच्छा रहा था, लेकिन तेरी एक गलती के कारण तू यहाँ पर फंस चुका है। तू मौत को छू कर वापिस आया है। तुझे नहीं पता, तुझे मारने के लिए भी कुछ लोगों को छोड़ा गया था। तेरी पहचान जाहिर हुई, तू मरने वाला था। फिर मैंने करीम चाचा को कहा, करीम चाचा, ये किलिंग मुझे नहीं करनी आती। सुपारी लेकर किसी को कैसे मारना है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। आपने भी किसी को मारा होगा, क्या आप मुझे इसकी जानकारी दे सकते हैं? और करीम चाचा ने तब मुझे गैंग्स के बारे में जानकारी देना शुरू किया। 20 साल पहले गैंग्स ऑपरेट तो करती थी, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां थी और समय समय पर अगर भारत सरकार से सख्त नियम आते तो वो बहुत निढाल हो जाते। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए गैंग वॉर हुआ करती थी ताकत के लिए। कुछ ऐसे पॉलिटिशियन थे जो उन गैंगस्टर्स के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए किसी गैंग को सबसे ऊपर रहना पड़ता। अब भी कुछ गैंग्स हैं जिन्हें सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन फिर शैडो पीपल आए, छाया पुरुष, जो हमेशा काले कपड़ों में रहते हैं। कोई नहीं जानता कौन उनके पीछे होता है, वो इंसान हैं या शैतान हैं, कौन है वो कोई नहीं जानता, लेकिन वो गैंग्स को ऑपरेट करते हैं। वो 5 लोगों की गैंग है और वो 5 लोग, उन्हें जब कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले तो उस आदमी का मरना तय होता है। अब यहाँ पर वो 5 लोग किस भेष में आएंगे, कहाँ छिपे हुए होंगे, कोई उनकी पहचान जाहिर नहीं कर पाता। लेकिन जब सुपारी देने की बात होती है, उस समय काले कपड़ों में वो आपके पास आएंगे, आपको सुपारी देंगे और निकल जाएंगे। अगर वहां पर पुलिस की रेड हुई, जैसा कि कई बार हो चुका है, वो काले कपड़ों वाले, जिन्हें काला साया कहा जाता है, वो तो गायब हो जाते हैं। उन्हें कोई ढूंढ ही नहीं पाता। वो कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन बाकी पकड़े जाते हैं। तो ये काम करने के कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम, खुद को बचाना। पकड़े नहीं जाना है। पकड़े जाने पर तुम किसी की पहचान जाहिर भी नहीं कर सकते। मैंने करीम चाचा से पूछा, करीम चाचा, तो सबसे ज्यादा रुपए किस में मिलते हैं? करीम चाचा ने कहा, वही काला साया, वो सबसे ज्यादा रुपए देता है, लेकिन वो 5 अलग अलग जगह पर मौजूद रहते हैं और कहते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं ना, वो उस समय भी वहां आसपास ही होते हैं, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। उनकी पहचान आज तक जाहिर नहीं हुई। 20 सालों से वो काम कर रहे हैं। उनसे तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक डरते हैं कि कहीं वो उनके पीछे ना पड़ जाएं। खुद काम नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं, और जब वो खुद काम करते हैं, क्या देखा है तुमने कभी किसी के शरीर से पूरी चमड़ी को उधेड़ दिया जाना, सर को काट कर ले जाना, सिर्फ धड़ का मिलना? मैंने कहा, हाँ, जब मैं पुलिस में था ऐसे केस के बारे में सुना था, लेकिन ये केस कभी कभी हुआ करते थे। करीम चाचा ने कहा, ये वो काला साया करता है। कहते हैं कि वो इंसान ही नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अफवाह है। ऐसा नहीं है कि शैतान हमारे बीच रहते हैं। मैंने करीम चाचा को कहा था, करीम चाचा, मुझे ज़्यादा रुपए चाहिए। मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ। बस एक बार देश छोड़ दूँ, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रुपए चाहिए। अगर मैं मुंबई से बाहर भी निकल गया, कहीं ना कहीं पकड़ा जा सकता हूँ, इसीलिए मुझे रुपए चाहिए, बहुत ज़्यादा रुपए चाहिए। करीम चाचा ने कहा, तो उनके लिए काम करोगे, लेकिन अगर गलती की तुमने, वो सज़ा बड़ी भयानक देते हैं। शरीर से चमड़ी को उधेड़ देना, ये वो दुश्मनों के साथ करते हैं, और कहते हैं जो अपने धोखा देते हैं उनके साथ तो और भी भयानक करते हैं। उनका शरीर नहीं मिलता, लेकिन इतना कहा जाता है कि उन्हें दर्द बहुत ज़्यादा बेला होता है और कभी लाश ढूंढी नहीं जाती। मैंने कहा, करीम चाचा, मुझे रुपए चाहिए, मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ।
करीम चाचा को मुझ पर रहम आ रहा था, लेकिन असल में मैं इस काले साए के बारे में जानना चाहता था। ऐसी गैंग जो सबसे खतरनाक है, जिससे बाकी सब गैंगस्टर्स डरते हैं, लेकिन बस वो खास काम करते हैं। क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? मुझे हर एक राज के पर्दे को उठाना था। तो करीम चाचा ने कहा, अब थोड़ा इंतज़ार करना होगा, मैं डील फिक्स करता हूँ। वैसे भी उन्हें लोगों की ज़रूरत रहती है, वो खुद हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम उनसे कांटेक्ट नहीं करते। अपने आप यहाँ पर जब मैं सबको कह दूंगा ना कोई काम करने के लिए तैयार है, हमें टिप मिल जाएगी कहाँ पर मिलना है, जहाँ हमें जानकारी मिलेगी। और बच्चे, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुझ पर भरोसा नहीं है कि तू ये काम कर पाएगा, इसलिए मैं तेरे साथ रहूँगा। मैंने कहा, जी करीम चाचा। करीम चाचा ने जानने पहचानने वाले लोगों को कह दिया था, और करीम चाचा की इज्जत सब बहुत ज़्यादा करते थे। कहते हैं इस ढाबे के नीचे जो तहखाना है, वहाँ पर अगर कोई दुश्मन गैंगस्टर भी छिपा हो, यहाँ पर आकर कोई उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बड़े बड़े गैंगस्टर भी करीम चाचा की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। और करीम चाचा खुद मेरी मदद करने को तैयार थे। 20 दिनों का इंतज़ार किया मैंने। जेल के समान था वो तहखाना, एक पिंजरे में रहना, पूरा पूरा दिन, रात को 11 बजे 12 बजे खाना मिलना और फिर 24 घंटों के लिए वहीं पर छिप जाना। करीम चाचा से कुछ मिनट की बात होना और 20 दिन बाद मुझे वो काम मिला। और करीम चाचा ने कहा, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में उससे मिलने के लिए जाना है, समय अभी नहीं बताया गया है। ये देखो, ये लाल रंग की पर्ची मिली है। ये लाल रंग की पर्ची वो काला साया देकर जाता है, कोई उसे देख नहीं पाता, और इसे मेरी जेब में डाला गया था, जबकि मेरे करीब पूरा दिन कोई नहीं आया। ये एक राज है, वो कैसे ये काम करते हैं, तभी तो कभी पकड़े नहीं जाते। और एक बात याद रखना, तुम्हारे मेरे बीच ये बात है, किसी और को पता नहीं लगना चाहिए कि ये बंद पड़ी फैक्ट्री के पीछे हमें उससे मिलने के लिए जाना है। अगर तुमने धोखा दिया या किसी और को पता लगा, पहले भी पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश कर चुके हैं। जिन्होंने धोखा दिया वो बचे नहीं, वो गायब हो गए और उन्हें सज़ा बड़ी भयानक मिली होगी। मैंने कहा, करीम चाचा भरोसा कीजिए, मुझे इस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समय वो बताएगा, तो देखते हैं। फिर तीसरे दिन जेब में करीम चाचा के पर्ची कोई डाल चुका था, लाल रंग की, जिस पर पीछे शैतान का निशान बना हुआ था। 3 घंटे के अंदर हमें वहां पर पहुंचना था, दिन की रोशनी में। करीम चाचा ने मेरा भेष बदला, चेहरे के ऊपर इस तरह से बड़े बड़े निशान बनाए ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। कपड़े अलग तरह के, बाल अलग तरह के। इस तरह मैं उस फैक्ट्री तक करीम चाचा के साथ पहुंचा था और करीम चाचा ने कहा था, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, उससे मिलने के लिए मैं नहीं जा सकता। जिससे वो मिलता है वो उसका काम करने के लिए सुपारी के तौर पर होता है, तो मैं नहीं मिल सकता। उस फैक्ट्री की दीवार फांदकर मैं उस बंद पड़ी फैक्ट्री में गया था। एक बार उस काले साए को देखना चाहता था। कद काठ पता लग जाएगा, कितना कद है, जूते किस रंग के हैं, चेहरा थोड़ा नजर आ जाएगा, कपड़ों के अंदर कैसे कपड़े पहने हैं। मैं स्पेशल टास्क फोर्स से था, तो ऐसी ट्रेनिंग हमें दी जाती है। 2 घंटे मैं इंतजार करता रहा, वहां पर कोई नहीं आया। रात का वक्त हो गया। करीम चाचा ने कहा था, वहां अंदर चली जाना, बाहर मत आना जब तक वो मिलने ना आए। इतने घंटे इंतजार करवाया, इतने घंटे इंतजार करवाया। रात के अंधेरे में वो काला साया बाहर आया। ना तो वो दीवार फांद कर आया था, ना अंदर कहीं छिपा हुआ था, क्योंकि मैं पूरी फैक्ट्री में घूम चुका था। लेकिन एक कमरे से वो बाहर निकला और मेरे सामने खड़ा हो गया। सच में उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, एक काले साए की तरह। उसने जूते किस रंग के पहने हुए मुझे पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि उसने एक पूरा का पूरा सूट पहना हुआ था, जूते भी उसके अंदर। आगे से जिप लगाई होगी या पूरा का पूरा सूट 1 पीस ही था, ऊपर से हुडी की तरह अपना चेहरा भी ढंका हुआ। आवाज़ भी उसकी बहुत भारी थी। और तब उसने मुझे वो नाम बताया, किसे मारना है, कब मारना है, काम कैसे पूरा करना है, और अगर पकड़े गए तो कुछ नहीं बताना है। मैंने कहा, मुझे कुछ पता लगा ही नहीं है तो मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन जब मुझे नाम बताया गया,
वो एक पुलिस वाले का नाम था जो मेरा मुंबई पुलिस में साथी रह चुका था। हाथ पांव फूलने लगे थे मेरे, क्योंकि मैंने सोचा था कई बार उसका काम करूंगा, उसके बाद उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहला ही काम एक पुलिस वाले को मारने का, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन वो काम बताकर उसी अंधेरे कमरे में चला गया, जिसके बाद मैं उसका पीछा नहीं करने वाला था। मैं पहली ही बार में इतनी बड़ी गलती नहीं करने वाला था। कई बार उसे पकड़ने की कोशिश मैं पहले कर चुका था। जब भी मैं रेड में जाता था, मैं देखता था वो भाग जाता है और जहां जाता है वहां उसे ढूंढा नहीं जा सकता, गायब हो जाता है या जमीन में चला जाता है, कहां जाता है पता नहीं। तो आज कैसे ढूंढ पाऊंगा? मैं फैक्ट्री के बाहर करीम चाचा से मिला और उसके बाद दोबारा हम उस ढाबे के उस तहखाने में आ गए। करीम चाचा ने कहा, तो किसे मारना है? मैंने कहा, करीम चाचा वो पुलिस में मेरा साथी रह चुका है, मैं उसके घर तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता हूं, लेकिन उसे मारने का काम मुझे क्यों दिया गया है? क्योंकि वो तो बहुत अच्छा है और डरपोक भी है। ऐसा नहीं कि वो किसी से दुश्मनी निभाता था, अगर वो ज़्यादा डर जाए तो वो काम ही नहीं करता था। उसे मारने को क्यों कहा गया है? करीम चाचा ने कहा, देखो ऐसे नरमी मत दिखाओ, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें वो मासूम लग रहा है। अगर काला साया कोई काम देकर गया है तो वो काम करना है, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। अब उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। काम मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैं वो काम नहीं करूँगा तो मुझे मरवाया जाएगा और जैसी जगह पर मैं हूँ मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। करीम चाचा को मैंने कहा था इससे बचने का कोई तरीका। करीम चाचा ने कहा, बस वो काम करो और इसकी कीमत काफ़ी बड़ी मिलेगी। इतनी तो नहीं मिलेगी कि तुम यहाँ से बाहर निकल पाओ, लेकिन ऐसे कुछ और काम करोगे तो तुम्हारा काम बन सकता है। फिर क्या, रात के वक्त मैं अपने साथी को मारने के लिए निकला था, लेकिन मैंने प्लान पूरा बना लिया था। उसके घर में घुसकर उसे किडनैप किया। मैंने उसके घर से निकाला। उसके बाद एक ऐसी खुफिया जगह लेकर आया जो स्पेशल टास्क फोर्स की थी। हमारी टास्क फोर्स के बारे में कोई नहीं जानता, इतनी खुफिया जगह, और मैंने उसे वहीं पर बंदी बनाकर रखा। अब मुझे एक लाश दी गई। उस लाश को मुझे एक तालाब के पास फेंकना होगा जहां मगरमच्छ बहुत ज़्यादा हैं। उस लाश को खाएंगे। अब हड्डियों के हिस्से मिलेंगे, सबूत अच्छे से बनाए जाएंगे ताकि सबको लगे ये पुलिस वाले की लाश है। मेरे लिए स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऐसा काम किया था जो वो अमूमन नहीं करते, लेकिन मेरे पास ऐसी जानकारी थी जो उन्हें आसानी से मिलती भी नहीं। मैंने ये काम तो कर दिया था, लेकिन मैं अंदर से डरा हुआ था। ऐसे खुफिया गैंगस्टर्स जो ऐसे काले कपड़ों में रहते हैं और गायब हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारी स्पेशल टास्क फोर्स में भी कोई गद्दार हो। अगर ये जानकारी बाहर निकली तो मेरा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। लेकिन उन तक ये बात नहीं पहुंची। फिर क्या, मुझे दोबारा एक अलग काम मिला। उसी फैक्ट्री में फिर से मैं गया था, वही काला चोला पहने। मैं देख तक नहीं पा रहा आखिर उसने अंदर क्या पहना हुआ है। काले रंग का चोला पहना होता बस उसने। मैं उसकी चाल पहचानना चाहता था, कोई कमजोरी पहचानना चाहता था। दूसरी बार उसने मुझे एक गैंगस्टर को मारने का काम दिया। यह काम सिर्फ मैं ही कर सकता था, कोई अनजान जिसके बारे में कोई ना जानता हो। एक मोहल्ले में एक दादा जो कि वहाँ काफ़ी दहशत फैलाए हुए था, और उसके पास कुछ राज थे जो मुझे उससे उगलवाने थे। ना सिर्फ उसे मारना था, वो राज जानने के बाद उसे मारना था। मैं उसके घर तक पहुंचा था छिपते छिपाते हुए, क्योंकि मुझे इसकी ट्रेनिंग मिल चुकी थी। मैं उसके घर तक पहुंचा, उसे पकड़ा, उसके ही कमरे में उसका गला घोंट डाला। फिर तड़पते तड़पते उसने मुझे वो राज बताए जो मुझे जानने थे। फिर मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। वहां से बाहर निकलना एक मुश्किल भरा काम था। मैंने वो कमरे को ऐसे बंद किया कि कई लोग दरवाजे को खटखटा रहे थे, क्योंकि वो आदमी इतने समय तक एक कमरे में नहीं रहता। आवाज़ें थोड़ी सी आईं और खिड़की के सहारे मैं छत पर पहुंच चुका था। लेकिन पूरे मोहल्ले से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं था। 2-3 घरों की छतों को फांद कर मैं आगे वाली गली तक पहुंचा था, लेकिन पूरी गली को बंद कर दिया गया था, बड़ी बड़ी खटिया लगाकर।
टेम्पो रिक्शा लगाकर, ताकि कोई कातिल जो यहां पर है वो बाहर ना भाग पाए। लेकिन मैं छोटी गलियों का सहारा लेता गया। मैं उस तरफ से भागा जहां से भागना सबसे ज्यादा मुश्किल था। कोई सोच ही नहीं सकता कि उस घर से उल्टी तरफ कोई भागेगा, यानी पीछे वाले उस बड़े बाजार के बीच से घूमता घूमता दुकानों पर बैठता हुआ 10 घंटे में मैं वहां से निकला था। जबकि वो तो ढूंढते रह गए, लोगों पर शक करते रह गए, कोई बाहर से आया है उसे पकड़ो। उन्होंने कई लोगों को पकड़ा था, लेकिन मैं एक दुकान पर बैठे बैठे समय गुजार कर बड़े आराम से निकल पाया। फिर वो काला चोला पहने, वो काला साया फिर से मुझे काम देने के लिए आया। उसने मुझे 5 अलग अलग काम दिए थे, अलग अलग लोगों को मारने के, और ज्यादातर मैं करने को तैयार था। बुरे लोग, ऐसे बुरे लोग जिन्हें मारने से कोई भी कतराएगा नहीं। तो मैंने उन्हें मारा, और उस काले साये का मुझ पर भरोसा काफी ज्यादा हो गया था। वो हमेशा लिख कर काम दिया करता था। पहली बार उस फैक्ट्री के पीछे उसने मुझे बोल कर काम दिया था। जब उसके शब्द मैंने सुने, मैं हैरान हो गया। आवाज मैं पहले सुन चुका था, लेकिन वो काम की आवाज नहीं थी। वैसे मुझसे बात की थी, लेकिन इस बार मैं उससे जानना चाहता था। मैं उससे उसकी दोस्ती चाहता था। मैंने कहा, देखिए, मुझे ना सिर्फ रुपए की जरूरत है, मुझे यहां से बाहर निकलना है। लेकिन अगर मैंने आपका भरोसा जीता है तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैं कब तक छिपता रहूंगा, कब तक बचता रहूंगा? आप किस तरह से छिपते हैं, आप किस तरह से बचते हैं, मुझे वो जानना है। मैं भी इस तरह से यहां पर रहना चाहूंगा ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। उसने कहा, इसके लिए तुम्हें कई सालों का इंतजार करना होगा, कई दशकों का इंतजार करना होगा, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी जाहिर कर दी है। हो सकता है तुम्हें एक खास काम जल्द ही दिया जाए। मैं उस खास काम के बारे में जान नहीं पाया, लेकिन एक और मीटिंग मेरी उसके साथ थी। उसकी जानकारी कैसे लीक हुई मैं नहीं जानता। मुझे करीम चाचा पर पूरा भरोसा था। करीम चाचा हमेशा मेरे साथ रहते, वो कहते रहते, धोखा मत देना, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस बार मैं जहां पर था, पुलिस की रेड पड़ी थी। करीम चाचा तो बाहर से निकल गए, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया था। पुलिस की रेड से लगभग 2 मिनट पहले दीवारों को फांद कर वो अंदर घुसना चाहते थे, जबकि करीम चाचा बाहर से ही खिसक गए। मैं, वो काला साया, दोनों अंदर थे। मुझे पता था वो मुझ पर शक करेगा, लेकिन मैं वहां से भागना चाहता था। मैंने उसे कहा, यहां से बाहर निकलने का एक छोटा रास्ता मुझे पता है, जिसके बारे में शायद कोई ना जानता हो। चलो वहां से निकलते हैं। उसने कहा, तुम अपने लिए रास्ता ढूंढो, मैं तो यहां से निकल जाऊंगा। वो उस छोटे कमरे की तरफ भागा, और मुझे लगा मैं भी उस छोटे कमरे की तरफ से भागता हूं। यकीनन वहां पर कोई रास्ता होगा। मैं उसके पीछे था, लेकिन उसे पता नहीं लगा। वो कमरे में गया जहां पर अंधेरा था, लेकिन हल्की सी रोशनी में मैंने देखा वो दीवार के पार चला गया, और किसी ने उसकी मदद की थी। अजीब सा चेहरा, धुएं का शरीर, जिसने दीवार में छेद बनाया था और अपनी बाजुओं को खोला। वो काला साया उसकी बाजुओं में चला गया, और दीवार फिर से पहले की तरह हो गई। वो दीवार के पार कहीं चला गया। मैं उस कमरे में था, मजबूर था, और मुझे लगा, ये क्या? मुझे लगता है ये किसी तरह की ताकत का इस्तेमाल करता है। तभी तो काला साया कभी पकड़ा नहीं जाता। हम हर बार उसका पीछा किया करते थे, और अंत तक पहुंचकर उसे पकड़ना असंभव हो जाता था। लेकिन यहां से मैं कैसे निकलूं? मैं दीवार के पार नहीं जा सकता। फिर उस छोटे रास्ते का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे पास समय था। मैं बड़ी मुश्किल से बचा था। अगर उस रेड में मैं पकड़ा जाता, शायद हमेशा के लिए जेल में रहता। लेकिन मेरी किस्मत कमाल थी। करीम चाचा भी बच गए, और वो काला साया जैसा हर बार वो बच जाया करता था, इस बार भी वो बच चुका था। जब हम उस ढाबे के तहखाने में गए थे, करीम चाचा मेरी तरफ देख रहे और वो कह रहे, तुमने धोखा दिया है, अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है, वो काला साया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं बहुत डरा हुआ, और मैंने करीम चाचा को कहा, करीम चाचा, कैसे बचूं, कैसे उसका भरोसा जीतूं?
करीम चाचा ने कहा, यहां से भाग जाओ। भागने से भी फायदा नहीं, कोई उससे बच नहीं पाया है। जो उससे दुश्मनी करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, वो ढूंढते हैं और मार डालते हैं। मैंने कहा, करीम चाचा, मैंने वो ताकत को देखा है, वो दीवार के पार चला गया था। करीम चाचा मुझे देखते रह गए, फिर कहने लगे, श्श, इसके बारे में किसी को मत बताना, ये मैंने भी देखा हुआ है, वो कितने ताकतवर है मैंने महसूस किया है। मैंने करीम चाचा के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, करीम चाचा, कोई रास्ता तो बताइए, उनकी कोई कमजोरी। करीम चाचा ने कहा, कोई कमजोरी नहीं, लेकिन एक चीज है जो मैंने तुम्हें बताई नहीं, मुझे नहीं पता था वो जरूरी है या नहीं। ना सिर्फ यहां सबसे ताकतवर उन काले सायों को कहा जाता है, वो 5, बल्कि एक शैतान भी है जो अकेला है, अकेला काम करता है, और फिर वो जिसे मारना चाहता है वो बच नहीं पाता। ये काले साए भी उससे डरते हैं, उसके पास कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन वो कहां से आता है, कहां चला जाता है, किसे मारना चाहता है, कब मारना चाहता है, कोई नहीं जानता। और उसके मारने का तरीका बड़ा अजीब है, वो पूरे शरीर को जला डालता है। बस 1-2 सेकंड ही सही, अगर वो किसी को मारना चाहे, बस 2 सेकंड, आंखों से जरा सा उछल कोई हुआ और उसकी लाश जली हुई मिलती है, जैसे घंटों तक उसकी लाश को जलाया गया हो। ये वो शैतान करता है। इस शैतान का रिश्ता इस काले साए से नहीं है, लेकिन वो भी जिंदा है या नहीं मुझे नहीं पता। बस समय समय पर जब ऐसी कोई लाश मिलती है जिस पर वो शैतान का निशान होता है, तब हमें पता लगता है वो जिंदा है। बस उससे ये काला साया या ये गैंगस्टर डरते हैं। मैंने करीम चाचा को कहा, तो वो कहाँ पर मिलेगा? आपने ऐसी खुफिया बात छिपा कर रखी। करीम चाचा ने कहा, उसका नाम लेने से भी सब डरते हैं, क्योंकि अगर उसकी दुश्मनी हुई फिर तो कोई बच नहीं पाएगा, वो और भी भयानक सजा देता है। इन काले सायों से बड़ा राज वो है, अगर वो तुम्हारी मदद करे लेकिन उसे ढूंढा नहीं जा सकता। मैंने कहा, अब मैं क्या करूं करीम चाचा? 3 दिन बाद करीम चाचा की जेब में लाल पर्ची थी, मुझे मिलने के लिए बुलाया गया और करीम चाचा खुश थे। मैंने कहा, करीम चाचा, वो मुझे मारना तो नहीं चाहता? उन्होंने कहा, मारना चाहता तो 3 दिन में नीचे वाले तहखाने में आकर भी मार चुका होता। वो कहीं पर भी कभी भी मार देता है। वो काला साया किसी को छोड़ता नहीं। अगर लाल पर्ची मिली है यानी तुम्हारे लिए काम है। धोखा मैंने नहीं दिया, धोखा तुमने भी नहीं दिया, तो वहां पर पुलिस वाले कैसे पहुंचे ये शायद उसे पता लग गया होगा, या उसने कहीं से पता लगा लिया होगा। मैं एक खास जगह पर गया था, मुंबई का एक पुराना खंडहर घर जिसे भूतिया घर कहा जाता है। वहां पर मिलने के लिए उस काले साए ने मुझे बुलाया था। जब मैं वहां पर पहुंचा, वो सामने आया, मेरी टांगें लड़खड़ाने लगी, मुझे मौत नजर आ रही थी। तब उस काले साए ने मुझे कहा, तुम्हारे लिए एक काम है। इंतजार कर रहे थे ना बड़े काम का? ये ऐसा काम है जो शायद तुम कर पाओ या ना कर पाओ, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम ये काम करते हो तो हमारी गैंग में शामिल हो सकते हो, छठा काला साया बनकर। मुझे पता लग गया है, ना तुमने धोखा दिया, ना तुम्हारे साथी ने। धोखा किसी और ने दिया था, जिस कारण हमें पकड़ने के लिए वो पुलिस वाले आए। मैं बच निकला, कमाल की बात तुम भी बच निकले। अब वो खास काम अगर तुम कर सकते हो तो करो। शैतान को ढूंढना है, क्योंकि तुम उसे मार तो सकते नहीं, सिर्फ ढूंढ सकते हो। अगर उस शैतान का खात्मा हो जाए फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। मैंने उसे कहा, शैतान वही जो जला डालता है, लेकिन वो कौन है? मुझे लग रहा था वो आपके साथ काम करता है। तब उस काले साए ने कहा, हमारी भी कोई दुश्मनी है, लेकिन वो राज मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस इतना है, उस काले साए को ढूंढो, कोई भी जानकारी तुम्हें मिले कि वो कौन है, मुझ तक पहुंचाओ। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम छठा काला साया बन सकते हो। उस काले साए ने मुझसे ये बड़ा सौदा तो जरूर कर लिया था, लेकिन क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता था?
ये बात जब मैं करीम चाचा से कर रहा था तो करीम चाचा ने कहा, काम बहुत ज़्यादा मुश्किल दिया है ये काम। तुम तो क्या बड़ी बड़ी गैंग्स नहीं कर पा रही हैं, तो तुम्हें काम देकर तुम्हें मौत के मुंह में भेजा है उसने। तुम्हें नहीं पता, अगर तुमने ज़रा सी भी कोशिश की उस शैतान के बारे में जानने की, ये काले साए तो कुछ भी नहीं, वो बड़ा भयानक है, कुछ जान भी नहीं पाओगे, जान गंवा भी दोगे। और फंसे इतनी बुरी तरह से हो कि ये काला साया ये भी कम खतरनाक नहीं है। काम नहीं करोगे तो ये मार डालेंगे, तो बचा दोनों तरफ से नहीं जा सकता। अब तो तुम्हें वो काम करना होगा और उस शैतान को ढूंढना ही होगा, तभी तुम जिंदा बचोगे। और सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता अब तुम जिंदा बच पाओगे। यहाँ से भागने में भी कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन ये कोशिश फिर भी सही रहेगी। मैंने करीम चाचा को कहा, लेकिन कुछ तो होगा, उसके बारे में कोई जानकारी तो होगी। तो करीम चाचा ने कहा, कई लाशें जो जली हुई मिली गैंगस्टर्स की, पुलिस के पास उनकी जानकारी होगी। ये काले साए अब पुलिस तक पहचान ज़रूर बना चुके हैं, खौफ बना चुके हैं, लेकिन वो गुप्त फाइल ये एक्सेस नहीं कर सकते। अगर तुम उसे एक्सेस कर पाओ, तुम्हारी पुलिस में पहचान तो होगी ना। बस ये काम, वो कौन थे, उन्हें क्यों मारा गया, उनसे किसी का खास रिश्ता, ऐसे तुम कोई ना कोई क्लू ढूंढ सकते हो उस शैतान के बारे में जो अकेला काम करता है। मैंने उसके बाद ये काम शुरू कर दिया। पहचान थी मेरी स्पेशल टास्क फोर्स तक, इसीलिए मैंने वो फाइल्स मंगवाई। मैं कुछ समय के लिए उस ढाबे से बाहर निकला था। भेष बदलना सिखा दिया था करीम चाचा ने। भेष बदल कर मैं बाहर निकला, जिसमें खतरा बहुत ज़्यादा था, और अगर मैं पकड़ा जाता तो करीम चाचा के बारे में नहीं बताना है, ये खास नियम था। लेकिन उन फाइल्स को मैंने एक बंद पुरानी फैक्ट्री में खंगाला। ये वही फैक्ट्री थी जहाँ पर रेड पड़ चुकी थी। खतरा ज़्यादा था, लेकिन मैं पुलिस में रह चुका था। जहाँ पर एक बार रेड पड़ी है वहाँ दोबारा नहीं पड़ती। ये तो खास नियम है जो सबसे पहले सिखाया जाता है। उन फाइल्स में मुझे कई तस्वीरें मिली, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग लोगों की। जो लोग जले हुए पाए गए, बड़े बड़े गैंगस्टर्स, जो कि अपने साथियों के बिल्कुल बीच में या तो बाथरूम में गए या किचन में गए और वहाँ पर कोई उन्हें जलाकर मार गया। अब उनके आसपास जिन पर शक था उनकी तस्वीरें लगाई गई थी, हर तस्वीर अलग। कभी किसी एक आदमी पर शक नहीं रहा, ये तो अलग अलग लोग हैं। मुझे लगता है ये गैंग की तरह ऑपरेट करते हैं। हो सकता है सीरियल किलर हों, ऐसे जीनियस लोग जो ये काम करते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है जैसे वो काला साया किसी काली ताकत का सहारा लेता है, ये शैतान भी किसी काली ताकत का सहारा लेता हो। मैं पूरी फाइल्स को खंगालता गया और हर किसी में एक नाम घूम फिर कर आता जा रहा था। वो नाम था करीम चाचा। जितने भी लोग मारे गए, चाहे वो काले साए के हाथों से हो या उस शैतान के हाथों से, उनके साथ किसी न किसी का रिश्ता करीम चाचा से जुड़ता ज़रूर था। करीम चाचा के पास वो जानकारी ज़रूर थी। आखिर करीम चाचा क्या छिपा रहे हैं? ऐसा तो नहीं करीम चाचा जानते हैं वो शैतान कौन है? अगर ऐसा है तो मैं एक मझदार में फंस चुका था। अगर करीम चाचा का ये नाम मैं काले साए तक पहुंच जाता, जो कि उसके पास नहीं था, तो करीम चाचा को नुकसान हो सकता है और करीम चाचा बुरा फंसेंगे। उसके बाद तो गैंग वॉर ही होगी, क्योंकि करीम चाचा के लिए कई लोग लड़ने लगेंगे। अगर मैंने नाम ना बताया, क्योंकि हर तरफ से मुझे करीम चाचा पर ही शक था, तो वो काला साया मुझे मार डालेगा और मैं मरना नहीं चाहता। मैं इस गैंग वॉर का, गैंगस्टर्स का अंत चाहता हूं। अब इतनी गहराई तक पहुंचा हूं तो ये जान पाया हूं, कोई भी स्पेशल टास्क फोर्स इन गैंग्स को खत्म नहीं कर सकती। ये जाल बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। बस खास लोगों के बारे में जानकारी निकालना है जो अब तक निकाली नहीं गई थी। वो 5 लोग कौन हैं? मैंने अब तक उन्हें देखा नहीं था। वो रात मेरे लिए सबसे बुरी रात थी।
करीम चाचा मेरे सेल में थे और मैंने करीम चाचा को कहा था, करीम चाचा, अगर मैंने ये ढूंढ लिया कि वो शैतान कौन है, आपको क्या लगता है, क्या मुझे वो काले साए को ये बताना चाहिए? अगर मुझे किसी पर शक भी है, क्या मुझे बताना चाहिए? और करीम चाचा ने कहा था, अगर सच में इतना बड़ा नाम तुम ढूंढ पाए हो तो तुम्हें खुद को बचाना चाहिए। तुम्हारे बचने के चांस इसी पर निर्भर है। और मैं कहता हूं, खुद को बचाना कोई बुरा काम नहीं होता। यहां सब बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं है। अगर कोई मारा जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई के बीच खुद को अच्छा बनाए रखना एक महान काम होता है। तुम अपना काम करो। मैं करीम चाचा को क्या बताता। करीम चाचा को खुद अपने साथ लेकर गया था मैं उस खुफिया जगह में। बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री, जैसा कि नियम था। जहां एक बार बिजली गिरती है वहां दोबारा बिजली गिरने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जहां एक बार रेड होती है वहां दोबारा रेड पड़ने के चांस बहुत कम होते हैं। इसीलिए उस काले साए ने मुझे वहां पर मिलने के लिए बुलाया था। इस बार मैं करीम चाचा को उस फैक्ट्री के अंदर लेकर आया था। पहली बार मैंने ना सिर्फ एक काला साया बल्कि 5 काले साए देखे थे। मेरी जानकारी उन तक पहुंच चुकी थी। करीम चाचा को लग रहा था कि करीम चाचा की जेब में पर्ची डालने पर उन तक जानकारी पहुंचाई जा सकती है, लेकिन उस काले साए के अनुसार अगर वो जेब मेरी भी हो, जानकारी उन तक फिर भी पहुंच जाएगी। करीम चाचा का नाम डाला था मैंने उसमें, इसीलिए वो 5 काले साए वहां पर मौजूद। और करीम चाचा की टांगें कांपने लगी। फिर मेरी तरफ उन्होंने देखा था और कहा था कि ये 5 एक जगह कैसे? मैंने कहा, करीम चाचा, आप पर सबसे ज़्यादा शक है। हर किसी का नाम आपसे क्यों जुड़ा है? जो भी जलाया गया आप करीब ही थे, पास ही थे, उसे जानते थे, उनसे मिलते थे, फिर उन्हें मारा गया। आप उनके बारे में सबसे ज़्यादा जानते थे। आपने वो खबर उस शैतान तक पहुंचाई और आप जानते हैं वो शैतान कौन है। इसीलिए ये सब इकट्ठा है ये पता लगाने के लिए। फिर वो 5 अपने शरीर के अंदर से निकलने वाले वो अजीब से जीव को दिखा रहे थे। उनके शरीर से 8 टांगों वाले जीव निकले, जिनका एक सर तो था लेकिन शरीर धुएं से बना हुआ। तब करीम चाचा ने कहा था, पिशाच, ये पिशाचों को गुलाम बना कर रखते हैं, तभी तो काले साए पकड़े नहीं जाते। ये दीवारों के पार चले जाते हैं, खुद को अदृश्य बना लेते हैं, जेब में पर्ची डाल जाते हैं। तो ये राज है इनका। और तब वो 5 ने काला चूल्हा उतारा था। क्यों उतारा ये उन्होंने बताया। 5 में से एक बड़ी कंपनी का मालिक था, एक विधायक था, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता था, बहुत बड़ी। ऐसे ही 5 बड़े लोग थे, ताकतवर लोग, जो ये काम सिर्फ इसलिए करते थे ताकि ताकत हमेशा उनके पास रहे। इसीलिए ना सिर्फ वो दुश्मनों को मारते थे, साथियों को भी मारते थे। उन पर शक कोई कर ही नहीं सकता था, उनका नाम कभी आता ही नहीं। लेकिन उन्होंने खुद को जाहिर क्यों किया? क्योंकि मुझे वो छोड़ने वाले हैं ना। उनकी आंखें बयां कर रही थी, वो मुझे भी मार डालेंगे। सौदा झूठा था। मुझे 6ठा काला साया नहीं बनाया जाएगा, मुझे भी मार दिया जाएगा। हर 5 हंस रहे थे। फिर उन्होंने हमला किया। 5 काले साए 5 पिशाचों के साथ है, इससे पहले कि वो मुझे छू पाते। करीम चाचा, जिनसे सही से चला नहीं जाता था, उन काले सायों को गले से पकड़कर वो खींचकर अपने पैर के नीचे दबा चुके थे और फिर मेरी तरफ देखकर बोले थे, इन्हें एक साथ ही लेकर आना था। तुम्हारा काम पूरा हुआ, तुम जा सकते हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, जैसी उन 5 की। वो 5 भाग नहीं पा रहे थे, क्योंकि चारों तरफ
काले रंग की दीवार बन गई थी। ये काली दीवार ऐसी थी कि जिसे पार नहीं किया जा सकता। करीम चाचा, वो शैतान जो समय समय पर जागता है और जलाकर मारता है। करीम चाचा की आंखों से आग निकलने लगी थी और करीम चाचा ने कहा था, तुम मेरा राज जान गए हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम जा सकते हो। यहां जो होगा उसकी जानकारी तुम तक खुद ही पहुंच जाएगी। उस काली दीवार के बीच से एक लाल रंग का दरवाजा नजर आया था, जो करीम चाचा ने मुझे दिखाया था। वो उनसे मुठभेड़ कर रहे। उनके शरीर से आग निकलने लगी थी। वो पांचों उन पिशाचों के साथ उन पर हमला कर रहे। वो हावी होते जा रहे। मैं तो वहां से भाग निकला था। उस शैतान के सामने वो 5 काले साए थे। मैं इन 6 की पूरी जानकारी रखने वाला जिंदा बचकर वहां से भाग पाया था। मुझे क्यों छोड़ा गया मैं नहीं जानता, लेकिन अगले दिन मुझे ये खबर मिली थी। 5 लोग वहां पर मारे गए। 5 मशहूर हस्तियां, काले कपड़े काले चोले वहां बिखरे पड़े थे। और 6ठा आदमी करीम चाचा की भी लाश मिली थी। 6 लोग मारे गए। और मैं खुश होता या मायूस होता? एक बड़ी गैंग को खत्म कर दिया गया था। वहां पर क्या हुआ? जंग हुई होगी। पूरी फ्रेटर्निटी खत्म होने की कगार पर है। मुझे हर एक राज पता था। इसीलिए मैंने वो पूरी फाइल बनाकर स्पेशल टास्क फोर्स को दी। वो पूरा दिन मैंने इसी में लगाया। मुझ पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम हटा दिए गए। मुंबई पुलिस को भी मेरा राज पता लगा। मैं एक खुफिया एजेंट बनकर गैंगस्टर्स के बीच से ये जानकारी निकाल कर लेकर आया था। और सभी गैंगस्टर मुंबई के अंदर अब खौफ में थे, क्योंकि हर किसी की जानकारी मेरे पास थी। एनकाउंटर शुरू होने वाले थे और उस दिन मुझे वो जानकारी मिली। 5 लाशें मिली थीं। एक बड़ी कंपनी का मालिक, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक, एक विधायक, ऐसे 5 लोग और 6ठे करीम चाचा। लेकिन वो 5 के शरीर जलाए गए थे। सिर्फ उनके सर छोड़े गए थे ताकि पहचान की जा सके। जबकि करीम चाचा, उनके शरीर के अंदर कोई हड्डी मौजूद नहीं थी, ना मांसपेशियां। जैसे उनकी चमड़ी को उधेड़ दिया गया हो और चमड़ी को वहां पर फेंका गया था, जलाया नहीं गया था। सबको लग रहा था बिना चमड़ी के कोई इंसान ऐसे बच ही नहीं सकता। खून काफी ज्यादा बहा हुआ था, तो उनकी भी मौत हुई होगी। लेकिन उनकी मांसपेशियां, उनकी हड्डियां कभी बरामद नहीं की जा सकी। मैंने भी करीम चाचा को मरा हुआ ही मान लिया। करीम चाचा वो शैतान थे जिनके पास अजीब सी ताकत थी। फिर वो मर कैसे गए मुझे नहीं पता, लेकिन सभी राज मेरी आंखों के सामने थे। वो काले साए इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया करते थे, ताकि शक हमेशा गैंगस्टर्स पर आए। जो पकड़े जाएं वो कभी बता ना पाएं आखिर उन्हें सुपारी किसने दी है, तो केस ऐसे ही खत्म हो जाया करता था। खुद भी वो किसी को मार सकते थे, लेकिन इससे एक रहस्य बना रहता, आखिर किसने मारा है। वो कभी पकड़ा जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए किसी और से वो काम करवाते। ऐसे ही उन्होंने इस ताकत को पाया था। दुश्मनों को खत्म करते करते धीरे धीरे वो शैतान ही बन गए थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके बीच ही एक और शैतान घूम रहा है। लगभग 10 दिनों बाद जब मैं घर आकर अपने कपड़े उतार रहा था, मेरी पैंट की जेब में एक लाल रंग की पर्ची थी, बड़ी पर्ची, और उस पर कुछ लिखा हुआ था, मेरे लिए संदेश, करीम चाचा का संदेश। करीम चाचा ने मेरे लिए लिखा था, करीम कहो या कुछ और, मेरे नाम अलग अलग हैं। मैं तभी काम करता हूं जब जरूरत होती है, और मेरा काम सबसे अलग है। सब मुझे शैतान कहते हैं, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं, मैं नर्क से आया हूं, और सभी शैतान बुरे नहीं होते। मैं बस उनकी तलाश कर रहा था। मेरी ताकत की भी सीमा है। मैं 5 को एक साथ मारना चाहता था। तुम्हारी मदद से ये संभव हो पाया।
तुम्हारी तरफ से वो केस खत्म, क्योंकि दोबारा मैं कहां पर क्या बनकर रहूंगा कोई जान नहीं सकता, लेकिन सबके बीच रहूंगा। जब सही समय आएगा, नए नाम के साथ, नई पहचान के साथ, फिर से मैं वही काम करूंगा जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है। तुम्हारी समझ में वो काम नहीं आएगा। नर्क के शैतान कुछ ऐसा ही करते हैं। इसे अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन इंसान इसे समझ नहीं सकते। मैं स्तब्ध था। मैं हारा हुआ महसूस कर रहा था। अगले 1 महीने में मुंबई में इतने एनकाउंटर हुए, इतने लोग मारे गए थे जो ज़्यादातर गैंगस्टर्स ही थे। गैंग्स खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक नाम जिसके बारे में मैं कभी पता नहीं लगा पाया, शैतान। सबने माना कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी इस थ्योरी पर किसी ने यकीन नहीं किया कि वो करीम चाचा थे। वो लाल कागज अपने आप जल गया था, खत्म हो गया, जो आखिरी सबूत था। मुझे ये पता है वो शैतान हमारे बीच आज भी मौजूद है। भले ही ये गैंग्स खत्म हो चुकी हैं, लेकिन वो शैतान हमारे बीच रहता है। लेकिन वैसे कई शैतान हो सकता है हमारे बीच रहते हों। तभी तो चमड़ी उतारी गई थी, लेकिन वो फिर से नए रूप में आ गया होगा। आसपास या बिल्कुल नजदीक, वो रूप में जिस पर हम भरोसा करते हैं। वो शैतान आसपास ही रहते हैं। मेरी तरफ से मैंने उस केस को बंद कर दिया, क्योंकि अब इससे आगे कुछ भी किया नहीं जा सकता था। लेकिन मैं इसमें जीता या हारा, आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूं।